सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हमारा प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जहां टीबी के कुल मामलों का एक बड़ा हिस्सा आता है। मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,84,000 टीबी के मामले दर्ज किए गए हैं। टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर भी चिंताजनक रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में टीबी से मरने वालों की संख्या करीब 12 से 15 हजार तक है। राज्य में 50% से अधिक टीबी के मामले ग्रामीण इलाकों से आते हैं। हालांकि सरकार इस दिशा में बचाव के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। प्रदेश में 100 दिवसीय विशेष निक्षय शिविर अभियान के तहत 78 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 21,430 नए टीबी मरीज चिन्हित किए गए और उनका तुरंत उपचार भी शुरू कराया गया। सरकारी उपायों से इस बीमारी पर काबू पाने में सफलता भी मिल रही है। प्रदेश में टीबी उपचार की सफलता दर 87% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है। सभी टीबी मरीजों को उपचार के दौरान 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जो पहले 500 रुपये प्रतिमाह थी। तपेदिक से निपटने और टीबी मुक्त मध्यप्रदेश के लिए सरकार और क्या क्या कर रही है, इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आकाशवाणी ने इस बर्निंग टॉपिक को लिया है, जो कि हमारे सभी नागरिकों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सर यही है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वर्तमान में टीबी की क्या स्थिति है, यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में कैसी स्थिति है? जैसा कि आपने अभी खुद ही डाटा के बारे में बताया, तो अगर हम इस डाटा को देखें और सुविधाओं को देखें तो सुविधाएं दूसरे राज्यों से ऐट पार ही कही जाएंगी। एक ज़माना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पर अगर हम पिछले 10 से 20 साल की प्रगति देखें तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें अब मध्य प्रदेश पीछे हो। कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें अभी हमें और काम करने की गुंजाइश है। बट बात अगर हम करें लौट कर आएँ ट्यूबरकुलोसिस में, तो ट्यूबरकुलोसिस में आपने देखा होगा कि जैसे ही आपने चर्चा की 100 दिवसीय विशेष निक्षय शिविर अभियान की, उसमें मध्य प्रदेश को अच्छे प्रदर्शन के लिए कल ही विश्व 6 दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है और प्रशंसित भी किया गया है। तो अगर हम एक तरह से टीबी को पूरा के पूरा इसकी प्रोग्राम की प्रोग्रेस को देखें तो ये एक बहुत पुराना राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसको टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। बाद में लेट 90s में इसको रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया, जबकि डॉट्स यानी पहले ये होता था, आमतौर पर अगर हम देखें कि किसी की टीबी की डायग्नोसिस होती थी तो टीबी का डायग्नोसिस आमतौर पर या तो एक्सरे या खखार की जांच से किया जाता था। उसके बाद उसको घर में दवाई दे दी जाती थी, घर में वो दवाई खाता था। कई बार क्योंकि इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते, बीच में दवाई छोड़ देता था और उसके कारण से टीबी ठीक नहीं हो पाती थी। कई बार लंबे समय तक चलती थी, कई बार डेथ्स भी हो जाती थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए लेट 90s में सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया और डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शुरू की, जिसमें मरीज को हमारे अस्पताल का कोई प्रतिनिधि, जरूरी नहीं है कि वो हमारे अस्पताल का कर्मचारी ही हो, कोई प्रतिनिधि अपने सामने दवा खिलाता था, जिससे कि डिफ़ॉल्ट कम हो गए। पर अब भी इसका जो डायग्नोसिस था पुरानी विधियों पर आधारित था। अब अगर हम देखें वर्तमान में टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तौर पर हम चला रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2025 यानी जो करंट ईयर है इसमें हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने का मतलब ये है कि जो नए रोगी हैं उनकी संख्या अत्यंत न्यून हो जाएगी, जो होने वाली मृत्यु है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी और उस श्रृंखला में हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप देखें अभी वर्तमान में जब भी टीबी का मरीज जिस दिन डायग्नोस होता है उसी दिन हमें ये भी पता होता है कि कौन सी दवा इस पर असर करेगी और कौन सी दवा इस पर असर नहीं करेगी। तो हम पहले दिन से जो ड्रग सेंसिटिव टीबी हैं उनको उन्हीं ड्रग्स को देते हैं जिससे कि वो मरीज सेंसिटिव है। अगर वो कुछ प्राइमरी ड्रग्स को रेजिस्टेंट है तो उसके लिए यह देखते हुए कि उस पर कौन सी दवाएं असर करेंगी, कब तक इसका ट्रीटमेंट आवश्यक होगा, उतने दिन की प्लानिंग हम डे 1 में कर लें। इसके साथ ही साथ अगर हम और आगे चलें तो न केवल टीबी मरीज के
उसका ध्यान रखने वाले, उससे मिलने जुलने वाले, उसके कॉन्टेक्ट जिसको हम कहते हैं, उनकी भी जांच करते हैं कि इनमें टीबी होने की संभावना, डिजीज़ होने की संभावना कितनी है। उसको हम इग्रा टेस्ट कहते हैं, जो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं होती है। और उस टेस्ट से हम ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसको टीबी होने की संभावना है और उनका भी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो अगर हम देखें तो अब हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि टीबी से इन्फेक्टेड व्यक्ति टीबी का मरीज ना बने, टीबी के मरीज की ड्रग सेंसिटिविटी करके उसके लिए जो उपयुक्त ड्रग है वो शुरू कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो टीबी के साथ घनिष्ठता से जुड़ी रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि HIV या एड्स। तो इनकी भी जांच उसी समय हम कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डायबिटिक है इस कारण से इसमें ये रोगाणु अधिक एक्टिव हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये HIV इन्फेक्शन के कारण इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो अत्यंत न्यून है और उसके कारण से ये टीबी हो रहा है। तो अगर हम देखें तो पूरा जो परिदृश्य है, अगर हम पिछले 25-30 सालों की बात करें तो बिल्कुल बदल गया है। आज टीबी के मरीज को डायग्नोस करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको ट्रीट करने के लिए लेटेस्ट ड्रग्स अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। इसके लिए और कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, और जैसा कि आपने स्वयं पहले बताया कि पैसा देना तो नहीं पड़ता, साथ में पोषण को ठीक रखने के लिए पोषण अभियान के तहत उसको 1,000 रुपये प्रति माह 6 महीने तक दिया जाता है, जो पहले 500 रुपये तक था। तो सरकार अगर हम देखें तो डायग्नोसिस की व्यवस्था कर रही है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रही है, प्रिवेंशन की व्यवस्था कर रही है, और उसका पोषण उचित रूप से हो इसके लिए भी अतिरिक्त पैसा दे रही है। और अगर एक कदम हम और आगे बढ़ें तो सरकार ने इसमें समाज को जोड़ने की कोशिश की है निक्षय मित्र के तौर पर। जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे कि निक्षय मित्र जो हैं वो समाज के व्यक्ति हैं जो टीबी के मरीजों को गोद ले सकते हैं, स्वेच्छा से गोद ले सकते हैं, कितने भी मरीजों को गोद ले सकते हैं, और उनको पोषण आहार दे सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसा अन्न जो उनको पोषण बढ़ाए, जिससे कि उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहे। तो हम देखें कि करीब करीब हर एक फील्ड में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वाकई सरकार जो कदम उठा रही है सराहनीय है। जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने निक्षय मित्र के बारे में बात की है, तो हमारी श्रोता जो भी सुन रहे हैं वो अगर निक्षय मित्र बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ उनको अपनी इच्छा जतानी है। हमारा व्यक्ति खुद आकर उनका रजिस्ट्रेशन कर देगा। उसमें रजिस्ट्रेशन में कोई शुल्क या कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन, जो भी बड़े लोग, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ये बन सकता है। जो भी सामान्य व्यक्ति है वो 1, 2, 3 जितना भी चाहें। आमतौर पर हम देखें तो एक व्यक्ति का 1 महीने का जो राशन रहता है वो लगभग 500 से 800, 900 रुपये तक का आता है। अपनी क्षमता, अपनी इच्छा, अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी चाहें 1, 2, 3, 4, 10 लोगों को आप गोद ले सकते हैं और उनको 6 महीने तक ये राशन पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही कई बार हमने देखा है कि बड़ी संस्थाएं या बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने एक अधिक नंबर 100-1000 लोगों को भी गोद लिया है और उनके लिए वो 6 महीने तक राशन दे रहे हैं। इनमें कई हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनमें हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, मंत्रीगण, कई क्षेत्रों में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं जैसे कलेक्टर्स और पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह, ये लोग भी बने हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी बने हैं। तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। सिर्फ आपका नज़दीकी जो भी अस्पताल है आप वहाँ पहुँचे, अपनी इच्छा जताएं। हमारी टीम स्वयं आपके पास पहुँचकर आपको ये सारे की सारी जानकारी देगी, आपको ये सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करेगी। बिल्कुल, तो बहुत आसान है निक्षय मित्र बनना, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं। तो बस आपको अपनी रुचि दिखानी है, बाकी विभाग आपके पास खुद आएगा और पूरी प्रक्रिया निभाई जाएगी। सर, ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में अभी 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान चलाया गया है, उसकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं? अगर हम उपलब्धियां देखें, सबसे बड़ी बात तो पहले हम जो करते थे एक तरह से अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती थी। इसका मतलब यह है कि जो लोग हम तक पहुंचते थे हम उसको स्क्रीन करते थे, यानी कि जो भी लोग हमारे तक आ रहे हैं उनकी हम जांच करते थे कि उनमें टीबी के कीटाणु हैं या नहीं है और टीबी की बीमारी है कि नहीं है। इसमें लगभग यूनिवर्सल स्क्रीनिंग यानी हर आदमी की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें
एक्सरे भी मोबाइल एक्सरे का यूज़ किया गया और उसमें ऐसे लोग, कई बार आपने देखा होगा कि इतनी प्रगति के बावजूद अभी तक कुछ बीमारियां हैं जैसे कि टीबी उनमें से एक है, लेप्रोसी है, लोग इनको बताने में डरते हैं। उनको हमेशा मन में ये शंका होती है कि अगर ये पता लग गया कि हमें टीबी है तो हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार या हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे। इन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए और जो समाज में अधिक पेनिट्रेशन के लिए हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 23 जिलों में अभियान चलाया गया और उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वो जो मरीज उस समय डायग्नोस हुए उनको सबको ऑन ट्रीटमेंट किया गया और साथ में उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की गई। बिल्कुल सर, बात करना चाहेंगे कि टीबी उन्मूलन में प्रदेश में किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो सिर्फ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कोई भी व्यक्ति है आमतौर पर डिनायल मोड पर रहता है। अगर कभी भी उसको ये बताया जाए कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है तो वो इस तरह से समझाने की कोशिश करता है कि मुझे टीबी नहीं है। उसको ये डर लगता है कि कहीं मेरे बारे में मेरा समाज, मेरे परिवार के लोग क्या करेंगे। और जिस समय हमारे यहाँ पर जो साक्षरता थी वो कम थी, उस ज़माने में ये हुआ भी करता था। पर अब अगर हम देखें तो हमारी साक्षरता लगातार निरंतर बढ़ रही है, लोगों की रोगों के प्रति समझ बढ़ी है। अगर हम पोस्ट कोविड एरिया में देखें, स्वास्थ्य विभाग अब गली कूचों तक उपलब्ध है। अगर हम देखें तो हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वो लगभग हर ग्राम पंचायत तक उपलब्ध है। आपको याद होगा एक ज़माना हुआ करता था जब लोगों को ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर करवाने के लिए जिला अस्पताल तक आना पड़ता था। टीबी का टेस्ट कुछ ही संस्थाओं में हुआ करता था। अब अगर हम देखें तो ये जो टीबी के टेस्ट हैं वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर तक और शहरों में हमारे जो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हैं उनके माध्यम से वार्ड स्तर तक उपलब्ध है। तो चुनौती सिर्फ एक ही है कि सही आदमी, जो भी व्यक्ति ऐसा है, जो भी जिसमें भी सिम्टम्स है और अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं पर वो किसी ऐसे रोगी के कांटेक्ट में है, उसको उस संस्था तक लाना। और इसके लिए भी सरकार ने जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से प्रयास कर रही है। और अब तो आशाओं को इसीलिए सरकार इंसेंटिव भी दे रही है, चाहे वो बात डायग्नोसिस की हो, चाहे वो बात उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाने की, और यहाँ तक कि आशा को ही डॉट प्रोवाइडर भी बनाया जा रहा है जिससे उसको इंसेंटिव मिले। तो अगर चुनौती है तो सिर्फ एक ही चीज़ की है कि लोग अपना मन ये बनाएं कि किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो अब ये असाध्य रोग नहीं है। बहुत ही आसान दवाइयों से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम या न्यूनतम तकलीफ़ों के साथ ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसा कि आपने बताया कि कभी कभी कुछ वजहों से लोग छुपाते हैं, उसको बताना नहीं चाहते हैं, तो सर ऐसे रोगियों के लिए क्या किसी तरह की मानसिक या सामाजिक मदद उपलब्ध है? देखिए, आप देखें कि आजकल सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आपने देखा होगा कि 2 बूंद जिंदगी से, इस एक डायलॉग से पूरा पोलियो हमारा देश छोड़कर चला गया और उसको जाना पड़ा। और अगला नंबर मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर टीबी का है। आपने देखा होगा एक स्लोगन जो आजकल बहुत फेमस है, टीबी हारेगा देश जीतेगा जी। और इस प्रतिबद्धता के साथ अगर आप देखें तो न केवल सरकार, न केवल सरकारी संस्थाएं, बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं और सो कॉल्ड जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो सब इसमें जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर जो मैंने पहले कहा था कि जितने भी स्टाफ है उसका स्टाफ का समाज तक पेनिट्रेशन आशाओं के माध्यम से लगभग हर फैमिली तक पहुंच चुका है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रगति से, जिस तेज़ी से हम प्रगति कर रहे हैं, और अगर हम पिछले 3 साल की डाटा को देखें तो हमें ये लगेगा कि हो सकता है कि कुछ स्थानों पर टीबी का डायग्नोसिस बढ़ा हो। और उसका कारण यही है कि जो पहले हमारे पास सुविधाएं थी, जैसे पहले हम सिर्फ या तो एक्सरे करते थे या फिर हम उनका स्पुटम एग्जामिनेशन करते थे। अब जब इग्रा टेस्ट हमारे सामने है, सीबी नॉट और ट्रू नॉट सामने है, जब हम डे 1 से उनकी ड्रग सेंसिटिविटी कर रहे हैं तो लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उसके साथ हमारा जो स्टाफ है उसका भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात, इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हो रही है तो हम सब और दृढ़ता से
कृत संकल्पित हैं कि ये रोग जो है उसको हिंदुस्तान छोड़ना ही होगा। बहुत जल्दी देश जीतेगा, टीबी हारेगा। सर, एक बार मैं फिर से आपसे टीबी के लक्षण के बारे में जानना चाहूँगी ताकि हमारे श्रोता उसको समझें और अगर उनमें वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो किसी भी सरकारी संस्था में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीबी के लक्षण हम सुनते कई बार हैं आमतौर पर, जैसा आपने कहा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि टीबी शरीर के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकती है। आमतौर पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो हमारी चर्चा में मुख्यतः जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़े की टीबी होती है, जिसके बारे में हम ट्रेडिशनली कहते हैं कि खांसी में खून आना, लगातार शाम को बुखार आना या 14 दिन तक लगातार बुखार आना, इस तरह के हम सिम्टम्स बताते हैं। पर अगर हम देखें शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है स्किन में भी हो सकता है, जो नॉन हीलिंग अल्सर के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा है। इसके साथ में ये सॉफ्ट टिश्यू में हो सकता है, जो नॉन हीलिंग अल्सर के फॉर्म में हो सकता है। हमारी हड्डियों में हो सकता है। हड्डियों में जो वर्टेब्रल कॉलम की टीबी है काफ़ी कॉमन होती है, जिसमें ये जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के वर्टिब्राज रहते हैं उनको गला देती है और उसमें कोल्ड एब्सेस बन जाता है, यानी कि जहाँ पर आमतौर पर हम एब्सेस जहाँ पर भी होता है वहाँ मवाद बनता है और मवाद के कारण पस निकलता है। इसमें जो है जो सिक्रीशन रहता है वो कोल्ड रहता है, इसलिए इसको कोल्ड एब्सेस कहते हैं। तो टीबी में अगर लगातार कमर दर्द जिसको हम कहते हैं, पीठ के पिछले भाग में दर्द, इसके अलावा किसी भी शरीर के भाग में ऐसा दर्द हो रहा है जिसका कोई कारण पता नहीं लग रहा है, वहाँ हड्डियों का टीबी हो सकता है। इसके अलावा जो टीबी है, जननांगों का भी टीबी होता है। हम जो इनफर्टिलिटी के या निसंतानता के केसेस देखते हैं उनमें से लगभग 70% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं महिलाओं में वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं और उनका कारण भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसमें आमतौर पर कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा आंतों का ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये पहले बहुत कॉमन था, अब धीरे धीरे रियल होता जा रहा है। आमतौर पर ये तब हुआ करता था जब लोग बिना उबाले दूध पिया करते थे और अगर कोई ऐसा जानवर या ऐसा कैटल हुआ करता था जो टीबी से अफेक्टेड है तो उसके कारण भी हुआ करता था। इसके अलावा एक और जो बहुत कॉमन है वो है लिम्फ नोड का टीबी। आपने देखा होगा कई लोग ये आते हैं कि गले में या एक्सिलरी एरिया में या इंग्वाइनल एरिया में जो लिम्फ नोड हैं वो ग्रंथियां बढ़ी हुई हैं। तो इसकी एक खासियत होती है कि आमतौर पर जब किसी और चीज़ के कारण होती है तो पेनफुल होती है। जो ट्यूबरकुलोसिस में होती है उनमें पेन भी नहीं होता, तो लोग उसको उपेक्षित कर देते हैं कि अरे इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, थोड़ी सी बढ़ी हुई ग्लैंड है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आमतौर पर हम देखें लोग बाग अभी तक जो हमारे नागरिक थे वो ध्यान देते थे सिर्फ फेफड़े की टीबी में। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टीबी दूसरे टिश्यूज़ में भी हो सकता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी हो सकता है, तो हम उस तरफ भी सोचें। दूसरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों का टीबी जी। जो माल नरिश्ड या कुपोषित बच्चे हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना या आशंका बहुत अधिक होती है। तो जितने भी बच्चे जो हमारे एनआरसीज में यानी न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भर्ती होते हैं उनका हम आवश्यक रूप से टीबी की जांच करवाते हैं कि कहीं ये टीबी से पीड़ित नहीं है, क्योंकि एक विशियस साइकिल है कि अगर कुपोषण है तो वो टीबी पैदा करेगा और अगर टीबी है तो वो कुपोषण पैदा करेगा। इसीलिए हम निक्षय पोषण योजना लेकर आए हैं जी। तो अगर हम देखें तो शरीर के किसी भी ऑर्गन में टीबी हो सकता है और उम्र के किसी भी पड़ाव में टीबी हो सकता है। कंजेनाइटल टीबी से लेकर हमारे सीनियर सिटीजन्स तक टीबी से पीड़ित हो सकते हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि जिस तरह से टीबी का बैक्टीरिया का फैलाव है, हम आप सभी टीबी से इन्फेक्टेड हैं, पर जब पीड़ित या डिजीज़ उन्हीं में होती है जिनका रेजिस्टेंस पावर कम होता है, जो कुपोषित होते हैं, जिनको कोई इम्यूनोसप्रेशन होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि HIV से जो पीड़ित लोग होते हैं उनमें टीबी से पीड़ित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो लक्षणों की बात अगर कहें, उम्र की बात कहें तो किसी भी उम्र में टीबी हो सकता है और शरीर के किसी भी भाग में टीबी हो सकता है, इंक्लूडिंग ब्रेन या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जिसमें कि जो ब्रेन की मेनिंजेस हैं, जो उनको कवर करने वाली झिल्लियां हैं, वो हो जाती हैं, जिसके कारण से हाथ पांव में कड़कपन आ जाता है, स्पास्टिसिटी आ जाती है और उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है।
बिल्कुल, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि टीबी के क्या-क्या लक्षण होते हैं। उम्मीद है कि श्रोता भाई जो भी सुन रहे होंगे वो समझेंगे इसे। सर, कुपोषण जैसा कि आपने बताया टीबी दोनों का संबंध है आपस में, तो कैसे प्रदेश में मरीजों को पोषण सहायता दी जा रही है? देखिए, मैंने आपको जैसा अभी बताया, हम लोगों ने बात की कि ये एक विशेष साइकिल है कि कुपोषण के कारण टीबी पैदा होता है और टीबी के कारण वो कुपोषण और अधिक गहरा होता चला जाता है। तो अगर आप देखें, बच्चों के लिए सरकार ने एनआरसी शुरू की है और साथ में जो समाज आधारित न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है उसको भी चालू किया है। यानी कि अगर हल्का कुपोषण है तो उसको समाज में ही बच्चे को परिवार के बीच रहकर ठीक किया जाए, परंतु अगर उसके साथ कुछ डिजीज़ेस भी मिली हुई हैं तो हमारी जो एनआरसीज हैं, जिनको मैंने कहा न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पर बच्चे को भर्ती करके उसको स्पेशल डाइट दी जाती है। अगर उनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण कुपोषण हो सकता है तो स्मार्ट यूनिट्स अलग अलग मेडिकल कॉलेज लेवल पर बनाई गई हैं जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो पहली बात तो यही है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है बच्चे के पैदा होने के समय ही न्यूट्रिशन शुरू करना, यानी कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और जो भी धात्री माताएं हैं, जो माताएं दूध पिला रही हैं, उनका अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उनको वीनिंग करने के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद, एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट देना। उसके बाद अगर और आगे हम बढ़ें तो हमारे जो किशोर बालक बालिकाएं होती हैं उस समय उनका पोषण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय शारीरिक मानसिक दोनों ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और अगर उनका पोषण उसको बैलेंस नहीं करता तो उस समय भी ऐसी आशंका होती है कि ये चीज़ें देखने को मिले। उसके बाद हम अगर टीबी के मरीजों की बात करें तो आप देखें कि जो हमारी निक्षय पोषण योजना है उसके तहत नगद राशि भी दी जाती है, और प्लस जो हमारे निक्षय मित्र हैं उनके माध्यम से उनको जो सप्लीमेंट्री राशन है वो भी दिया जाता है, जिसमें कि अनाज, दालें, सभी तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे कि वो चीज़ें जो अपनी रूटीन डाइट में उसको नहीं मिल रही हैं उसको इसके माध्यम से पूरा कर सके। तो अगर हम देखें तो जब से बच्चा पैदा हुआ, बल्कि मैं तो इसको और आगे पीछे से कहूँगा कि जब से बच्चा गर्भस्थ होता है उस समय से ही सरकार ध्यान रखना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से उस समय भी सरकार पोषण के लिए सप्लीमेंट करती है, पैदा होने के बाद करती है, और अगर टीबी की डिजीज़ हो जाती है तो उसमें भी करती है। बिल्कुल सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि टीबी चैंपियंस कौन होते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम, और अगर हम देखें तो ये वही लोग हैं जिन्होंने टीबी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और बाद में दूसरे लोगों को अपने आप को का उदाहरण देकर टीबी की जांच करवाने, उसका ट्रीटमेंट लेने और उसका ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो टीबी के जो रेजिस्टेंट टीबी के केसेस हैं वो तभी होते हैं जब या तो वो डायग्नोस लेट हुए हों या फिर उन्होंने बीच में दवाइयाँ छोड़ दी हों, डिफ़ॉल्ट कर दी हों। तो टीबी चैंपियंस जो है हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं जिन्होंने टीबी का मुकाबला किया और टीबी का मुकाबला कर उसमें विजय पाई, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर वे टीबी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई वो टीबी चैंपियंस है। बिल्कुल सर। सर, 2025 तक जैसा कि है कि टीबी मुक्त मध्य प्रदेश की लक्ष्य की दिशा में राज्य कितना आगे बढ़ा है? देखिए, अगर हम देखें तो उम्मीद तो अब भी यही है कि ये कैलेंडर ईयर समाप्त होने के पहले हम इसको पर विजय पालेंगे। अभी कल ही जो है वो था विश्व क्षय दिवस, और विश्व क्षय दिवस के अवसर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के लगभग मोटे तौर पर 1/4 से 1/3 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की जा चुकी हैं, और ये लगातार जारी है। और दूसरी चीज़, जिस तरह से हमने स्वच्छता के क्षेत्र में देखा कि आपस में कंपटीशन की वजह से कई शहर आपस में compete कर रहे हैं, ग्राम आपस में compete कर रहे हैं, इसी तरह से राज्य, ग्राम पंचायतें
और शहर टीबी के क्षेत्र में भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और एक दूसरे से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम इसको दृष्टिगत रखते हुए देखें और निश्चय अभी आपने 100 दिवसीय अभियान की बात की, उसकी सफलता को देखें तो हमें पूरा विश्वास है कि इस कैलेंडर ईयर के अंत तक हम इसको करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सर, चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अगर कभी भी कोई भी बीमारी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अपने आप में उसको मत रखिए, हमारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में आइए। हमारी जो भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो आपकी मदद करने के लिए, निःशुल्क मदद करने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ जो हम अपने चर्चा में भूल गए वो ये है कि बीसीजी का वैक्सीनेशन टीबी को, स्पेशली जो ब्रेन की टीबी है, मेनिंजियल की टीबी है, टीबी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, उसको रोकने में बहुत प्रभावी है। इसलिए अपने सभी छोटे बच्चों का उम्र के हिसाब से जो वैक्सीन उपलब्ध हैं वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हमने वैक्सीन के कारण ही पहले चेचक को भगाया, फिर उसके बाद पोलियो को भगाया, अगली बारी जो है वो खसरा की है। और जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, इसके माध्यम से हम टीबी को भी भगाएंगे और अल्टीमेटली अगर हम कहें तो टीबी हारेगा और देश जीतेगा। प्रदेश में सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे मुफ्त इलाज, पोषण सहायता और सामुदायिक भागीदारी टीबी पर नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक प्रयास हैं। 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में समाज को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा, तभी हम अपने प्रदेश को टीबी से मुक्त बना पाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे श्रोताओं को और जागरूक करने के लिए। और मैं भी आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस टॉपिक को उन्होंने लिया और हमारे नागरिकों को इसके प्रति जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। सुर्खियों में